हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मोलेम नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था समान बर्ड सेंचुरी को लेकर के। तो समान बर्ड सेंचुरी जो है वो हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। ये जो समान बर्ड सेंचुरी है वो एक रामसर साइट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर समान बर्ड सेंचुरी वाले एरिया में एवरी ईयर बहुत सारी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के नंबर में डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि समान बर्ड सेंचुरी जो है वो एक ओक्सबो लेक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओक्सबो लेक क्या होती है। देखो, रिवर जब भी फ्लो करती है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में फ्लो ना करती हुई इस तरीके से मेंडर का फॉर्मेशन करती हुई रिवर फ्लो करती है। तो एक टाइम के बाद में जब रिवर रेगुलर फ्लो करती रहती है तो अपने एज को रिवर जो है वो कट करती रहती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ टाइम के बाद में रिवर जब इस तरीके से अपने आसपास वाले एरिया को कट करती रहेगी तो यहाँ पर डायरेक्टली मीटिंग जो है वो रिवर के वाटर का हो जाएगा। तो फिर रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो करने लग जाएगी। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो लैंडफॉर्म बन रहा है, इसको बोला जाता है वो ओक्सबो लेक। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ओक्सबो लेक जो है वो क्या होता है। तो समान बर्ड सेंचुरी को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसकी जो लोकेशन है, उनको हमने डिस्कस किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर मणिपुर स्टेट में जो इश्यू देखने को मिल कर रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पर 2-3 न्यूज़ हैं, उनको हम कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पर भी कुछ रिलीफ कैंप जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो भी कम्युनिटी जो इफेक्ट हो रही है इस प्रोटेस्ट की वजह से, उनको यहाँ पर रखा जा सके। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक सेफर प्लेस की तरफ जो है अपने आप को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि स्टेट रिलीफ जो कैंप है वहाँ पर जो भी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, वो वहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो इससे कुकी कम्युनिटी हो रही है। दूसरा, यहाँ पर इसी न्यूज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात बोली है कि मणिपुर में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, और इसका सॉल्यूशन जो है वो जुडिशरी के पास में ना होकर के, हाई कोर्ट के पास में ना होकर के, ये पावर है कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में किसी को इंक्लूड करना है, तो ये पावर जो है वो हमारे किसके पास में आती है, प्रेसिडेंट के पास में आती है। तो उस लेवल पर जो है इसका सॉल्यूशन देखने को मिलना चाहिए, मीन्स कैबिनेट लेवल पर जो है इसका सॉल्यूशन देखने को मिलना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर जो न्यूज़ है उसमें हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि जल्द ही वहाँ के जो हाई कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन लेने के लिए बात की है या फिर जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है उसको जल्द ही डिस्कस किया जाएगा। और ऑर्डर में क्या बोला गया था कि मैतेई कम्युनिटी जो है उसको एसटी में इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले तो कुकी कम्युनिटी जो है उसके बारे में, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि एसटी का इंक्लूजन जो है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। देखो, कुकी कम्युनिटी जो है वो एक एथनिक ग्रुप है और इसमें बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो शामिल हैं। मेनली इसमें शामिल जो ट्राइब हैं वो रहती है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में, मतलब मणिपुर में, मिजोरम में, आसाम में, और साथ ही साथ में हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, जैसे कि म्यांमार, जिसको पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे, वहाँ पर, और साथ ही साथ में बांग्लादेश का जो चिटगांव और सिलहट वाला रीजन है, वहाँ पर भी इस कुकी कम्युनिटी के जो ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलती हैं। ओके, दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसटी का जो इंक्लूजन है वो किस तरीके से होता है, मतलब एसटी लिस्ट में किसी अगर ट्राइब को इंक्लूड करना है तो कैसे किया जाएगा। तो देखो, किसी को भी एसटी लिस्ट में किसी भी ट्राइब्स को अगर इंक्लूड करना है तो उसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है सबसे पहले कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर के रिकमेंडेशन दे। जब वो रिकमेंडेशन अपनी भेजती है, उसके बाद में उसकी जो रिकमेंडेशन है वो भेजी जाती है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को। उसके बाद में जब उसको वहां पर भेजा जाता है तो रिव्यू करने के बाद में फिर इसको भेजा जाता है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। ओके,
सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है या यूनियन टेरिटरी जहाँ पर इसका इंक्लूजन करवाना है वो इसको लेकर के रिकमेंडेशन देती है। फिर उसके बाद में ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके पास में भेजा जाता है, उसके द्वारा रिव्यू किया जाता है। उसके बाद में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो उनके पास में अप्रूवल के लिए इसको भेजा जाता है। साथ ही साथ में ये जो प्रोसीजर है इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो भी इसको फॉलो करता है, वो भी इसको अप्रूव करता है और फिर फाइनल डिसीजन के लिए कैबिनेट जो होता है उसके पास में यहाँ पर भेजा जाता है। ओके, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो है फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है और एसटी की जो लिस्ट है उसमें इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो जो आर्टिकल है WHO ने अभी क्लियर किया है कि 2020 में 30 जनवरी 2020 जो है उस टाइम बोला था जो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कोविड के बारे में कि ये इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन अभी क्लियर किया है कि अभी लोग जो हैं जैसे कि सिंपल इन्फ्लुएंजा लोगों को इफेक्ट करता है, नॉर्मल फीवर या कफ जो होता है या फिर स्नीजिंग जो भी नॉर्मल निमोनिया में, नॉर्मल प्रॉब्लम में, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा में जो इश्यू देखने को मिलता है उसी तरीके की एक्टिविटी जो है वो कोविड में देखने को मिल रही है। तो लोग जो हैं अभी ये इंटरनेशनल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है और इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि देखो एक विजिलेंस जो है मतलब चौकन्नापन जो है, क्योंकि टाइम टू टाइम कोविड के नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं तो उसकी वजह से इशू प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए अवेयरनेस जो है वो हमें टाइम टू टाइम रखना है कि किस तरीके से अगर कोई वेरिएंट है तो उससे किस तरीके से हम निपट सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है केरला में जो इशू देखने को मिला, वहाँ पर जो टूरिस्ट थे उनको घुमाने के लिए जो बोट का यूज़ किया जा रहा था वो जो बोट है वो कैप्साइज हो गई, जिसकी वजह से कुछ लोगों की वहाँ पर डेथ भी हो गई, कुछ लोग मिसिंग है वहाँ पर। और यहाँ पर देखो इसके बारे में बताया गया था कि ये बोट जो है वो ओवरबर्डन थी, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग जो है उसमें शामिल थे। तो इसके बारे में इशू बताया गया है। केरला में इस तरीके की प्रॉब्लम आज नहीं देखने को मिली, रेगुलर वहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी ये इशू हुआ इससे कुछ टाइम पहले मार्च में जो है वो एक इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है मुरली थू मरुकुडी, उन्होंने जो है वो अपनी एक पोस्ट की और पोस्ट में ये बोला कि आने वाले टाइम में केरला में जो है एक इंसिडेंट होगा बोट का लेकर के, और उसमें जो है जो हाउस बोट है उनको लेकर के एक इंसिडेंट होगा और 10 कैजुअलिटी जो है इसमें देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने वहाँ पर जो इशू है क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं तो उन्होंने वहाँ पर ऐसा कुछ रिव्यू किया होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है उनको लेकर के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर उन्होंने ग्रह नक्षत्र ये सब को रिव्यू किए और बोला कि ऐसा कुछ होगा, ना वहाँ पर जो इशू है और इशू क्या क्या है कि जो भी बोट को चलाने के लिए जो क्रू ट्रेनिंग होनी चाहिए वो एब्सेंस है, साथ ही साथ में हाँ यूज ऑफ सेफ्टी मटेरियल जो है जैसे कि लाइफ वेस्ट, लैक ऑफ ऑन बोर्ड ब्रीफिंग ऑफ गेस्ट एंड इरेटिक रिन्यूअल ऑफ ऑपरेशनल लाइसेंस एनफोर्समेंट देयर ओन, ये सारे इशू मतलब जैसे कि वहाँ पर क्या है ब्रैकिश वाटर ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब केरला में लेक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से जो है वो लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को देखने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पर जो हाउस बोट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पर डाटा रखे गए हैं कि अगर हम वहाँ पर बात करें इनलैंड वेसल्स की, ओके, तो 3213 जो है वहाँ पर ऑपरेशनल है, लेकिन अगर हम वैसे इनडायरेक्टली देखें तो 4000 है, मतलब बहुत सारी जो वेसल्स हैं उनके पास में ना तो लाइसेंस है, ना लाइसेंस को टाइम टू टाइम रिन्यूअल किया जाता है, जो भी हाउस बोट में जो भी क्रू मेंबर्स हैं ना उनकी कोई ट्रेनिंग होती है, बहुत सारी प्राइवेट ऑन बोट्स होती हैं उनमें कैपेसिटी से ज़्यादा जो लोगों को उसमें ट्रैवल करवाया जाता है जिसकी वजह से इशू होता है, और मेडिकल असिस्टेंस के लिए कोई प्रोसीजर जो है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से इशू जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर 2009 में जो इसी तरीके का बोट को लेकर के वर्स्ट केरला बोट केस हुआ था जिसमें 45 कैजुअलिटीज देखने को मिली थी, और इसको लेकर के जब ये इशू हुआ तो एक कमेटी बनाई गई, तो फॉर्मर जज ई मोइडीन कुंजू जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक मैरीटाइम बोर्ड जो है वो हमें बनाया जाना चाहिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करे। तो 2017 में
2009 में इशू हुआ, उसके बाद में रिकमेंडेशन दी, तो 2017 में जो है ये केरला मैरीटाइम बोर्ड बनाया गया और यहाँ पर दो को मर्ज करके, मर्जिंग द डायरेक्टरेट ऑफ पोर्ट्स केरला स्टेट मैरीटाइम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड द केरला मैरीटाइम सोसाइटी, इनको मर्ज करके जो है ये मैरीटाइम बोर्ड बनाया गया। ओके, तो यहाँ पर इशू जो है ये बताया गया है कि देखो ये प्रॉब्लम जो है आज की नहीं है, वहाँ पर बोर्ड को लेकर के इशू है। तो जो भी इशू है और टूरिज्म को देखने के लिए, टूरिज्म में जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी संख्या में आते हैं टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट होकर के, तो यहाँ पर ये जो इशू है इसका सोल्यूशन होना जरूरी है, क्योंकि रेगुलर इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर आती रहती है। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि देखो जो पहले तो क्रू मेंबर्स जो होते हैं, सबसे पहले तो जो बोट होनी चाहिए वो जो फिशिंग के लिए जो बोट यूज़ की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। टूरिस्ट को ले जाने के लिए जो बोट है वो उसी तरीके की, उसमें सारी की सारी सेफ्टी होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर जो है वो फिशिंग के लिए जो बोट यूज़ की जाती है उसी में ग्लास को कवर करके जो है वो बोट को कवर किया गया था। मतलब टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बोट जो है वो प्रिपेयर नहीं थी और इसी की वजह से उस ग्लास में ही कुछ लोग ट्रैप होने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा क्रिएट हुई। तो सबसे पहले तो बोट जो है उसको रेगुलेट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। दूसरा, जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो किस तरीके से वो टूरिस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा, जो रेस्क्यू मेंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो रेस्क्यू मेंबर्स हैं उनको भी क्या नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। तो जिन भी लोगों को बचाया जा सका, जिन भी लोगों को ट्रैप किया गया, उनकी वजह से जब उनको बेसिक नॉलेज नहीं है तो इशू जो है वो ज़्यादा देखने को मिला। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि एक्सपर्ट्स के लेवल पर, जो टूरिज्म ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करके जो भी इशू हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली मेंटेन होने चाहिए। जो भी यहाँ पर मैरीटाइम बोर्ड बनाया है वो टाइम टू टाइम रिव्यू करे। जो भी बोट वेसल्स यहाँ पर यूज़ की जा रही है उनको जो भी उनको एक तरीके से लाइसेंस दिया जा रहा है उनका टाइम टू टाइम रिन्यू किया जाए। मतलब वेसल्स को टाइम टाइम व्यू किया जाए कि ये यूज़ करने लायक है भी कंडीशन में या नहीं है। तो इन सारे प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करेंगे तो इशू जो है उसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो अभी क्या हुआ, अप्रैल लास्ट में 20 एंड 21 अप्रैल को क्या किया गया, न्यू दिल्ली में जो है वो बुद्धिस्ट समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई, 2 डे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। तो इसमें हमारे इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव और अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया जो है वो बुद्धिज़्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में बुद्धिज़्म का यूज़ कर रहा है और इसके थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने टाइम टू टाइम इसके ऊपर फोकस भी किया है, रेलेवेंस के ऊपर, कि देखो उन्होंने ये बोला है कि गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स है ना वो प्रेजेंट टाइम का जो वर्ल्ड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि वो जिस टाइम उन्होंने टीचिंग्स दी उसी टाइम के लिए रेलेवेंट थी, प्रेजेंट टाइम में तो और ज़्यादा रेलेवेंट है। उन्होंने पीस का जो है वो टीचिंग दिया था, वो प्रेजेंट टाइम में वॉर जो इशू जो है जिसमें ट्रैप हो रहा है वर्ल्ड, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें बुद्धिज़्म की जो टीचिंग है उनको प्रमोट करना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को उनको फॉलो करना चाहिए। तो इंडिया जो है सॉफ्ट पावर के रूप में इसको प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहा है। देखो कोल्ड वॉर के टाइम में जो चाइना है उन्होंने भी इसी तरीके की स्ट्रेटजी का यूज़ किया था, बुद्धिज़्म जो स्ट्रेटजी है उनका, और फिर उस स्ट्रेटजी के थ्रू जो है उन्होंने कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कंट्रीज़ को, कि बुद्धिज़्म के जो भी इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके सभी कंट्रीज़ में जो रिलेशन है उनको बेहतरीन स्टार्ट करें। और हमारे इंडिया में तो अगर हम डिस्कस करें ना तो जो है बुद्धिस्ट के इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये सब इंडिया में है, लेकिन फिर भी हम बुद्धिस्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आप थाईलैंड, कंबोडिया में देखो जहाँ पर सिर्फ बुद्धिज़्म प्रमोट हुआ और वहाँ पर लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं। तो हमारे इंडिया में क्या करना चाहिए, जो भी जो बुद्धिज़्म सर्किट के ऊपर हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करें और सॉफ्ट पावर के रूप में हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। और G20 प्रेसिडेंसी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास में है, तो इस टाइम में भी इंडिया जो है वो बुद्धिज़्म स्ट्रेटजी को प्रमोट करने के लिए काम कर सकता है। देखो गौतम बुद्धा जो है वो फर्स्ट डिप्लोमेट थे पीस के, और उनकी जो टीचिंग्स हैं वो पीस और कोऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और टफ टाइम में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब अगर हम वर्ल्ड स्टेज पे बात करें तो इंडिया की डिप्लोमेसी जो है उसको गाइड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है गौतम बुद्धा की टीचिंग्स। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अभी देखो 26 अप्रैल को माओइस्ट अटैक देखने को मिला जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जो कुछ पर्सनल हैं उनकी डेथ हो गई। एक सिविलियन ड्राइवर जो उसमें शामिल था उसकी भी इस ब्लास्ट में डेथ हो गई। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि देखो ये जो अटैक देखने को मिला वो एक तरीके से जो रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया था उसके नीचे ब्लास्ट हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होना चाहिए कि ये जो भी इनपुट दिया गया वो अभी दिया गया या फिर जब रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था तभी इसमें जो है ये इनपुट दिया गया था और अब जाकर के ये ब्लास्ट देखने को मिला। राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि हालांकि अगर हम देखें तो माओइज्म एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर अगर हम 2010 से 2023 का ट्रेंड देखें तो ज़्यादातर जो ये माओइस्ट अटैक हैं वो देखने को मिले फरवरी से जून के टाइम में। ओके, तो हमारी जो फोर्सेज है उस टाइम में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर फरवरी में 2 सीवियर अटैक देखने को मिले, मार्च में 4, अब तक अप्रैल में 6 और मई में 2 और जून नवंबर दिसंबर में 1 जो है वो देखने को मिले। तो ये जो प्रोसीजर है इसके ऊपर हमारी जो फोर्सेज है उनको ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर राइटर ने इस बात को लेकर के फोकस किया है कि देखो ये जो छत्तीसगढ़ झारखंड रीजन है यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर जो है मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो रिच एरिया है, लेकिन वैसे अगर हर पॉइंट पर, हर की फैक्टर पर अगर आप व्यू करोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज्ड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है। गवर्नमेंट हालांकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देती है कि हम जो है वो फॉरेस्ट के इंटरनल एरिया तक या फिर जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ तक हमारी जो फोर्सेज है उनकी कनेक्टिविटी इजीली हो सके, इसलिए हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज है ना ये गलत जाता है। गवर्नमेंट को यहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्राइबल लोगों को ग्रोथ पहुंचाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि इजीली उन तक जो है वो ग्रोथ की रीच बन सके। अगर इस तरीके का हम एक भरोसा, एक ट्रस्ट जो है, बिलीफ जो है उन लोगों में क्रिएट करते हैं तो उन लोगों में एक ट्रस्ट क्रिएट होगा और ये जो भी माओइस्ट एक्टिविटीज़ जिनमें उन ट्राइबल लोगों को इजीली शामिल कर लिया जाता है वो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे और हमारी गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ में इस इशू को सॉल्व करने में वो हमारी हेल्प करेंगे। क्योंकि लोकल पीपल जब तक इस इशू को टैकल करने में हमारी हेल्प नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम जो है वो ऐसे कैसे बनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर लोकल लोगों का ट्रस्ट एंड बिलीफ को एक तरीके से कैच करना, उनके साथ में कोऑपरेशन शो करना जो है वो गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो हमारे इंडिया में ड्रग रिकॉल को लेकर के अभी तक कोई लॉ नहीं है। तो यहाँ पर 25 अप्रैल को क्या देखने को मिला, एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में आया होगा, उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस में क्या होता है कि अगर मान लो कोई मेडिसिन जो है वो गलत तरीके से या सिरप जो है गलत तरीके से मार्केट में आ गई तो उसको क्या कर लिया जाता है, कॉल बैक कर लिया जाता है। ओके, रिकॉल कर लिया जाता है और इजीली फटाफट तरीके से जो है वो मेडिसिन मार्केट से हटा दी जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हालांकि बहुत लंबे टाइम से हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पर उन रीजन्स की बात की गई है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अभी तक हमारे यहाँ पर रिकॉल लॉ नहीं है। तो कुछ पॉसिबल आंसर है, जैसे कि पहला ये है कि ड्रग रेगुलेशन सेक्शन जो है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इज नॉट अप टू द टास्क ऑफ ट्रैकिंग कॉम्प्लेक्स ड्रग रेगुलेटरी इशू ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग एपैथी, lack of expertise and greater interest in enabling the growth of the pharmaceutical industry than protecting पब्लिक हेल्थ। मतलब मेडिसिन सिर्फ इसलिए बनानी है लोगों की हेल्थ को, इंडिया को एक ग्लोबल लेवल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाने का शायद हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए हम शायद इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि हमारे इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी मेडिसिन होती है उनको रेगुलेट करने की अलग अलग अथॉरिटी है। तो क्या होना चाहिए,
अथॉरिटी ये होनी चाहिए कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो जो इन सारे इशू को टैकल करे, और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ये रिकॉल जो है वो इजीली कर सकते हैं। और तीसरा पॉसिबल फैक्टर ये है कि इंडियाज ड्रग रेगुलेटर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ए मैंडेटरी ड्रग रिकॉल सिस्टम which necessarily has to be centered on a system of wide publicity will bring to public attention the state of affairs in India's pharmaceutical industry। ओके तो ये हो सकता है कि अगर इस तरीके से रिकॉल किया गया तो इंडस्ट्री को लेकर के एक अवेयरनेस लोगों में जो है, या फिर लोगों को इस चीज़ों को लेकर के ध्यान पड़ेगा, तो एक गलत मैसेज जो है वो जा सकता है। तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप ये मानिए कि एक अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ लोगों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन बनाई जा रही है। एक ग्लोबल लेवल पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का रिकॉलिंग सिस्टम इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका इशू भी है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो इस तरीके से कंज्यूम करने ली जाती हैं और फिर लोग उसकी वजह से इफेक्ट भी होते हैं। तो इस तरीके का ड्रग रिकॉल सिस्टम जो है वो होना चाहिए। अब ये फूड को लेकर के है कि फूड जो है, मान लो कोई फूड का ऐड आ रहा है और वो फूड ये क्लेम करता है कि हम ये न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसको लेकर के जो एडवर्टाइजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी जो है उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पर 32 फ्रेश केसेज जो हैं वो फूड बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर के रजिस्टर किए, और कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स और एडवर्टाइजमेंट जो है इसके बेसिस पर कुछ फूड प्रोडक्ट जो हैं उनको मार्केट से विड्रॉ किया। ओके तो ऐसा लास्ट अगर कुछ मंथ में अगर हम देखें तो 170 केसेस जो है ऐसे देखने को मिले हैं। तो देखो हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, रेगुलेशन के लिए अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे एफएसएसआई क्या करता है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड जो है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। 2018 ये जो रेगुलेशंस है एफएसएसआई के वो फूड और उससे रिलेटेड जो इशू है। इसके अलावा सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्ट करता है। प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट कोड्स ये जो हैं वो एक तरीके से टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के अंडर जिनको बनाया गया है, वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ना होनी चाहिए। तो अलग अलग लेवल पर जो है वो फूड से रिलेटेड प्रोटेक्शन जो है वो करने के लिए अलग अलग अथॉरिटी जो है वो काम करती है। तो यहाँ पर देखो जैसे कोई फूड जो है वो अपने आप को नेचुरल क्लेम करता है, फ्रेश क्लेम करता है, कोई प्योर क्लेम करता है, कोई ओरिजिनल क्लेम करता है, तो यहाँ पर कोई न्यूट्रिशनल क्लेम करता है तो उसके बेसिस पर उसको रिव्यू किया जाता है, और अगर वो लगता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको जो है फिर विड्रॉल उस फूड का जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर चीता को लेकर के। तो आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया 1952 में। इंडिया में जो है वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था चीता को। नामीबिया साउथ अफ्रीका से हम लेकर के आए 20 चीता, और इंडिया में अभी 2 चीता जो है उनकी डेथ भी देखने को मिली, एक किडनी फेलियर एक हार्ट अटैक की वजह से। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, वो चीता जिनको पहले एक तरीके से रिजर्व एरिया में रखा जा रहा था अब उनको कूनो नेशनल पार्क में फ्रीली छोड़ दिया गया है। 5 चीता जो है उनको फ्रीली छोड़ दिया गया है, और भी जो है वो अंडर एक तरीके से रिव्यू में है। जैसे ही उनको कंडीशन लगता है कि उनको छोड़ा जा सकता है तो इजीली उनको ओपनली छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कूनो नेशनल पार्क जो है वो एक वाइड एरिया नहीं है, ये हमें और कनेक्टिविटी एरिया जो है वो डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि प्रे जो है वो जितने ज़्यादा वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे उतने ज़्यादा चीता को अच्छे से एस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प मिलेगी। ओके तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू।